हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, स्टैटिक जीके की आज आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड कंटेंट यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पर। देखिए, हम लोग यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस करने वाले हैं एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अलावा इस पर बेस्ड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये काफी बड़ी क्लास होने वाली है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। कर्क रेखा पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कर्क रेखा का जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो सब हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है ताकि इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपका बने वो वो जो है एग्जाम में आपका सही हो जाए। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ठीक है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वैसे तो बहुत सारे हवाई अड्डे हैं प्रदेश में, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सिर्फ अपने यूपी की बात कीजिए तो उसमें भी बहुत है, और अगर बिहार और दिल्ली की बात कीजिए तो काफ़ी सारे हैं। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी जो जितने इंपॉर्टेंट है वो सब हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। मतलब एक तो क्रीम है, वो ऊपर से क्रीम में भी हमने इंपॉर्टेंट वाला जो डेटा है उसको हमने यहाँ पर सेट किया है। ठीक है, अब इसमें से भी हम आपको टिक लगाकर बताएंगे कि इसमें से कौन सा आपको तो 110% पढ़ के जाना है, क्योंकि जो हम डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये आपका युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब इसमें जो है हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं वो लिख दिए हैं। एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता। तो वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है और ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा, और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको पैरामेडिकल के लिए कंप्लीट नॉन टेक्निकल जो है पढ़ना है, तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में पढ़ सकते हो। कंप्लीट जो है वो आपको नॉन टेक्निकल बैच मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन है हमारा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको हमारा ये बैच मिल जाएगा। इस बैच में जो है, इस बैच में आपको जीएस, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स होंगे, क्लास नोट पीडीएफ होंगी, और आपको प्रैक्टिस सेट भी डेली करवाया जाएगा, और आपका यहाँ पर रिवीजन भी होगा। बात करते हैं यहाँ पर वैलिडिटी की, तो जब से आप कोर्स परचेज करोगे तो उसके 15 मंथ तक आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। ठीक है, 15 महीनों तक आपके पास में एक्सेस रहेगा, आप किसी भी टाइम कितनी भी बार कोई भी वीडियो देख सकते हो। अब बात यह है, 15 महीने में आप सिलेबस जो है वो कम से कम 2 से 3 बार आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा टाइम है इसमें, 2 से 3 बार सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आपको नॉन टेक्निकल इधर उधर पढ़ने की कोई भी नीड नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट बैच है सिलेक्शन बैच, जो कि आपको हमारा ये एप्लीकेशन है एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन पर बैच, ये सिलेक्शन बैच मिल जाएगा, लैब टेक्नीशियन वालों के लिए है। ठीक है, ये बैच जो है 1 ईयर नहीं, आपको यहाँ पर 15 महीनों की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 15 महीनों की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपका टेक्निकल भी है, यानी लैब का आपका भी रहेगा, और इसमें नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, सारे के सारे सब्जेक्ट का जो बैच है वो आपको मिलेगा। अब सिर्फ सिलेक्शन बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, और 50 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए है, फटाफट से इसमें जुड़ जाइएगा। वैकेंसीज का वेट मत करिए, लगातार वैकेंसीज आपकी हर एक सेक्टर में आने वाली हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। बोला गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखो, मैप पर जो है एक काल्पनिक रेखाएं बनती हैं, काल्पनिक रेखाएं बनती हैं मैप पर। ठीक है, जैसे कभी आपने ग्लोब देखा हो। ठीक है, अगर आपने ग्लोब देखा हो, सपोज आपको ग्लोब दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्लोब। तो जैसे ही आप जब ग्लोब देखते हो ध्यान से, तो यहाँ पर जो है रेखाएं खिंची होती हैं। ये रेखाएं इस तरीके से भी हैं, और ये रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ भी हैं। ऊपर से नीचे की तरफ भी रेखाएं हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यहाँ पर रेखाएं इस तरीके से भी हैं। ठीक है, तो इसको समझिए, जो ग्लोब पर रेखाएं होती हैं इस तरीके से, यानी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को, ये क्षैतिज जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। ठीक है, और ग्लोब पर कुछ ऐसी सीधी सीधी रेखाएं भी होती हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनको बोलते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं जिनको अक्षांश रेखा बोला जाता है, और ये आपका वर्टिकल रेखाएं, इनको देशांतर रेखा बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अब समझना इस बात को। ये हो गई हमारे पास में देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इसी बात पर ही पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सिर्फ इसी बात पर पूछा जा सकता है, ग्लोब पर जो है वो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं।
ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश बोलेंगे। और जो लंबवत रेखाएं हैं उनको क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, जब भी हमारे पास में ग्लोब होता है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा रूप है। जो हमारी पृथ्वी है उसका छोटा रूप क्या होता है? ग्लोब होता है। जब भी ग्लोब की बात करते हैं तो उसमें एक बिल्कुल बीच से एक रेखा जाती है। अब ये अक्षांश रेखा है, बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा जाती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ये होती है हमारे पास में 0 डिग्री अक्षांश। समझ गए? अब इस 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि ये भू को बिल्कुल बीच से काट रही है, मतलब पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध बोला जाएगा। ऊपर क्या होता है? देखो, आपको मैप बताया था कल की रीजनिंग की क्लास में, आपको बताया था मैप। ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर जो है आपका ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो देखो, अगर ये बीचों बीच में भाग हो रहा है इसका, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। जब भी आपने पढ़ा होगा भाई उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस रेखा के जितना भी ऊपर हो, चाहे भले इस पॉइंट पर हो, लेकिन अगर इस रेखा के ऊपर हो तो आपको बोला जाएगा कि आप उत्तरी गोलार्ध में हैं। और ये नीचे वाला जो है, इस रेखा के नीचे वाला, वो क्या हो जाता है? वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? ये भूमध्य रेखा होती है। ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पर लाइंस खींची होती हैं और हर एक लाइन को अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को नाम दिया गया है, जैसे कि इसके जस्ट ऊपर ये आपका 23 सही 1/2 अक्षांश वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है। भाई देखो, 0 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री होगा, 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए रेखाएं खींची गई हैं। तो एक जो 23.5 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री एक रेखा है, इसी रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। इसी रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। अब समझ में आ गया कि भाई बहुत बार आपने सुना सुना होगा कि कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो अब आज आपको क्लियर होगा कि भाई कर्क रेखा किसे कहा जाता है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे ग्लोब पर खींची गई होती है। ग्लोब पर सबसे बीच की जो मेन रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। यही आपका 0 डिग्री अक्षांश होता है। अब इसके अगर हम लोग उत्तर में चलें तो 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी जो होता है वो कर्क रेखा, इसको बोला जाता है। अब कर्क रेखा देखो, अब ये पूरे ग्लोब पर बहुत सारे देश हैं, बहुत महाद्वीप है, सब कुछ है इसमें। अब ये रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि पूरे वर्ल्ड में बताइए। आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का ज्यादा ही पूछा जाता है, जो आपका ज्योग्राफी है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर, ये जो कर्क रेखा है, जो हमने बता दिया भाई कर्क रेखा क्या है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमसे पूछा गया है। भारत के कितने राज्यों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखो, विषुवत रेखा, ये जो हमने आपको बताई, ये आपकी भूमध्य रेखा है और इसी का एक और नाम है विषुवत रेखा। देखो, भूमध्य से आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, भूमध्य से आसानी से आप समझ सकते हो कि भू को बीच बीच से काटने वाली, भू को बीच से काटने वाली, चाहे आप इसको भूमध्य रेखा बोलो चाहे विषुवत रेखा बोलो, वो एक ही है। ठीक है, इक्वेटर बोला जाता है इसको। तो बोला गया है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5, देखो चाहे आप इसको ऐसे लिख दो 23 सही 1/2 डिग्री, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, वो भी आपका 23.5 ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यही बात तो हमने आपको समझाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, कर्क रेखा जो है वो इस तरीके से यहाँ पर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ से गुजर रही है। तो ये किन किन स्टेट से होकर जा रही है आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला नाम आता है भाई गुजरात का, तो ये गुजरात से गुजरती है। फिर राजस्थान में सबसे कम गुजरती है। देखो, राजस्थान का सबसे कम, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत में सबसे कम, कर्क रेखा जो है वो किस स्टेट को सबसे कम काटती है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अब देखो गुजरात है, फिर आगे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर ये आपका छत्तीसगढ़ है। देखो छत्तीसगढ़ को इसने काटा, फिर उसके बाद में झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद में ये आपका त्रिपुरा है, और इधर आपका ये मिजोरम हो गया। ठीक है, चलिए, ये तो हमारे पास में हो गया कि भारत के 8 राज्यों को ये कट करती है, सारे राज्य हमने लिख दिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा जो है वो माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी को 2 बार काटती है। देखो, नदी सीधे तो चलती नहीं है, नदी जो है वो ऐसे चलती है, और कर्क रेखा तो सीधे जा रही है। तो इसका मतलब है कि माही नदी जो है उसको ये 2 बार कट करती है। याद रखना, कौन सी नदी? माही नदी। अब जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो कर्क रेखा पर बसे, मतलब कर्क रेखा पर बसे हुए शहर, वो आपसे पूछा जाता है।
अब एक बात ध्यान देना, कर्क रेखा पर कौन कौन शहर बसे होंगे, इन्हीं स्टेट के शहर होंगे भाई, इसी स्टेट के शहर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो है दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली तो इधर आपका है, या लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ आपका इधर है, तो ये शहर तो होंगे नहीं, कानपुर नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पर वही शहर होंगे जो या तो गुजरात के होंगे, या मध्य प्रदेश के होंगे, या झारखंड के होंगे, इसी तरीके के। और मेन शहर क्या होता है, जो राजधानी होता है वही मेन होता है, राजधानी ही मेन शहर होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, कर्क रेखा के आसपास कौन कौन बसा है, देखो भोपाल हो गया, ये भी आपका राजधानी है। फिर उसके बाद बारे में आगे हम बात करें, देखो भोपाल के बाद में ये आपका देखो रांची, ये झारखंड की राजधानी रांची, ये भी आपका है। उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। उसके बाद में मिजोरम की राजधानी आइजोल, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक है। एंड उसके बाद में आगे बात करें, रायपुर और त्रिपुरा की अगरतला। तो इतनी जितने स्टेट यहाँ से निकल रहे हैं, इनकी सबकी राजधानी तो आसपास बसी ही बसी है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जो सिटी हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे एमपी में जो है वो जबलपुर है, ये आपका उज्जैन हो गया, ठीक है। और ये राजस्थान का आपका जोधपुर। तो ये जो सिटी है वो कर्क रेखा पर स्थित है या कर्क रेखा के आसपास स्थित है, ठीक है। ध्यान रहेगा कि हमें मोस्टली याद रखना है कि सबसे ज्यादा तो आपको एमपी में देखने को मिलेगा, कि भाई एमपी में आपका भोपाल भी है, जबलपुर भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन है, ठीक है। तो इतने जो सिटी हैं वो सारे के सारे किस कहाँ पर हैं, एमपी में। ध्यान रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है माही, और ये नंबर 8, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और कर्क रेखा को बोला जाता है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या पूछा गया है, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। जब भी आप ट्रेवल करते हो तो आसपास लोकेशंस पर जो बोर्ड लगा हुआ करता है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कई बार क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जा चुके हैं, राम मंदिर, तो वहां पर जगह जगह पर आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, महर्षि दधीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन कल को क्वेश्चन वही पूछा जा सकता है कि अयोध्या में कौन सा एयरपोर्ट है, तो फिर दिमाग से मिस हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो श्री गुरु रामदास। तो ये जो गुरु है सिख लोगों के ज्यादा, देखो गुरु जो है वो किस में है, सिख संप्रदाय में है। तो यहाँ पर सिख वाला सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है, तो आप बोलोगे भाई पंजाब है। पंजाब में क्या आएगा, अमृतसर। तो ये अमृतसर का है। तो नाम भी कुछ ऐसे ही रखे जाते हैं, ठीक है, नाम भी ऐसे ही रखे जाते हैं उन्हीं स्टेट से रिलेटेड। चलो कुछ बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी नेशनल एयरपोर्ट है उनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका दिल्ली वाला है, ये तो पता ही होना चाहिए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका हरिद्वार हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश वाला जो है आपका हैदराबाद, क्योंकि दोनों की राजधानी सेम है ना, तो हैदराबाद में ये स्थित है। अब ये जो कांग्रेस वगैरह है ये अभी आपने देखा होगा नॉर्थ में उतना नॉर्थ में एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब है कि नॉर्थ में उतनी सीटें नहीं है। जो भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा हैं वो आपका साउथ में ज्यादा प्रबल है, ठीक है। नॉर्थ में तो पूरा बीजेपी है। तो आप यहाँ पर देखना कि ये जो राजीव गांधी नाम है ये आपका कांग्रेस से रिलेटेड है, इसका मतलब है जहां पर उनकी सत्ता होगी वहीं पर नाम रखा गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं गुरु रामदास जी। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, जो अभी गुजरात में स्टेडियम है, तो गुजरात में जो स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम बना है उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोल दिया गया है। तो गुजरात में भाई बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार जब है तो वहां पर जो भी आपका नाम अगर नए रखे जाएंगे तो वो कांग्रेस के किसी भी नेता के नाम पर तो नहीं होंगे, या तो बीजेपी के होंगे या बीजेपी के पूर्व नेता के होंगे। जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर, अभी लखनऊ में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। तो अभी यूपी में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर जो मूर्ति बन रही, पार्क बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो वो बीजेपी के पूर्व नेताओं के होंगे, ठीक है। चलिए, गुरु रामदास जी हम आपको बता चुके हैं कि ये सीधा आपको याद रहेगा कि गुरु किस में चलता है, सिख संप्रदाय में, और सबसे ज्यादा सिख कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब यानी अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद गया तो याद ही रहेगा भाई, गया सीधे नाम ही आ गया, गया बिहार का हो गया। आगे बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ बनाई गई है, सबसे बड़ी, वो अहमदाबाद यानी गुजरात में बनाई गई है। तो जो मूर्ति वहां पर बनाई गई है तो वहां पर उनका जो एयरपोर्ट है वहां पर एयरपोर्ट भी उनकी उन्हीं के नाम पर बनाया गया है। सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो ये जो है उनकी मूर्ति गुजरात अहमदाबाद में बनी हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नाम से ही आपको दिख रहा होगा मंगलोर, मंगलोर, ठीक है। और मंगलोर से ही रिलेटेड नाम आपको दिखता है बंगलोर। अगर आपको मंगलोर नहीं याद रहता है कि मंगलोर कहाँ है, तो बंगलोर तो याद रहता है कर्नाटक की राजधानी बंगलोर, ठीक है। तो कर्नाटक से हम लोग यहाँ पर बंगलोर याद रख लेंगे, और मंगलोर कर्नाटक, बंगलोर कर्नाटक। आगे बात करते हैं वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
अब इस पर बायोपिक भी आई थी, वीर सावरकर। तो ये सावरकर जी जो थे उनको काला पानी की सजा हुई थी, जो कि काला पानी कहाँ था, ये आपका अंडमान निकोबार में था। तो ऐसे याद रखेंगे, ऐसे इन चीजों को रिलेट करना है। तो ये पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। अब देखो, छत्रपति शिवाजी का सबसे ज्यादा, मराठाओं का जो सबसे ज्यादा दबदबा है वो कहाँ रहा है, अपने साउथ में। ठीक है, साउथ सबसे ज्यादा मेनली जो फोकस रहता है वो महाराष्ट्र में रहता है। ठीक है, तो छत्रपति शिवा को कोई नहीं बोलता है भाई, शिवाजी भी उनको, देखो जब भी शिवाजी को बोलना होता है तो छत्रपति जरूर लगाया जाता है। इतना ज्यादा सम्मान वहां के लोगों द्वारा उनको दिया जाता है क्योंकि उन्होंने इतना ऐसा काम ही किया। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरा बोला जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे ज्यादा काम उन्होंने महाराष्ट्र के आसपास उनका रहा है। तो ये एयरपोर्ट भी वहीं पर बनेगा, महाराष्ट्र मुंबई। मतलब जो भी आप देख रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहे हैं, उनका नाम उन वहां का क्या फेमस रहा है, वहां की क्या चीज थी, उसी के हिसाब से रखा गया है। ऐसा कुछ भी नाम नहीं रखा गया है। तो ये चीज अच्छी है कि आपको इसमें याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप इसको कनेक्ट करके याद कर पाओगे। अब बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो है वो आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। ये भी महाराष्ट्र में है लेकिन ये कहाँ पर है, ये नागपुर में है। ठीक है, और ये जो है वो मुंबई में था। चलिए चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि भाई ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ में एक ही आपका एयरपोर्ट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस का उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। अब आगे बात करते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो ये आपका जो है वो मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करके याद रखनी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई, अगर लिस्ट लेकर आएंगे तो इतने ज्यादा एयरपोर्ट हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसमें से भी हमने इंटरनेशनल छांटे एंड उसमें से भी हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों को यहाँ पर रखा है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, युद्ध से रिलेटेड। तो जितने भी इतिहास में जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं उन सभी को हम लोग एक बार में ही फिनिश कर देंगे। यहाँ पर बोला गया है तराइन का प्रथम युद्ध। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भाई बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सन भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो तराइन का युद्ध था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तराइन के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। 1192 में जो था वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 1526 में। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत प्रथम। ठीक है, और बात करते हैं 1556 में, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक, अब सारे के सारे जो युद्ध हुए हैं इतिहास के इंपॉर्टेंट, वो एक स्लाइड पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला, सबसे पहले की बात करते हैं यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध, ये जो है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो ऋग्वेद में मिलता है और ये 15वीं सदी के आसपास हुआ गया। मतलब इतना ध्यान रखना, देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको ध्यान रखना है। बोला जाएगा कि 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस में मिलता है, तो आप सीधा जवाब देना कि ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं याद करना। आगे बढ़ जाओ, अगला जो दे रखा है वो हाइडेस पीच का युद्ध है। हाइडेस पीच का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया, सिकंदर के बीच में और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया। ये बात आपको ध्यान रखना, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था हाइडेस पीच का युद्ध। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कलिंग की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कलिंग का जो युद्ध है, इसको सन भी आपको ध्यान रखना है, 261। कलिंग का युद्ध 261 में लड़ा गया, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। और इसी युद्ध के बाद में ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कल को क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद में अपनाया था, तो आपका जवाब आना चाहिए कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में। ठीक है, 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के और कलिंग के बीच में। उसके बाद में जितनी जन धन और की जो भी हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, तो उस हिंसा को देखकर बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। ठीक है, किसने, अशोक ने। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हुड़ों का आक्रमण। ठीक है, सन नहीं इसमें याद रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने यहाँ पर भारत से हुड़ों को भगा दिया। तो इनका विशेष ध्यान रखना है आपको कि हुड़ों पर विजय किसने प्राप्त की थी। ऑप्शन दे रखे होंगे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और आपका समुद्रगुप्त। तो आंसर आपका होना चाहिए स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि ऑलरेडी आपने देखा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में।
तो पहले युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दोबारा से फिर से युद्ध होता है अगले साल। अगले साल फिर से युद्ध होता है उन्हीं दोनों लोगों के बीच में, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस बार जो है वो मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, इस बार जो है वो मोहम्मद गोरी जीत जाता है और यहाँ पर भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत जाता है। उसके बाद में अगला जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़ का घेराव। चित्तौड़ का, तो इस पर भी एक मूवी आई है। तो ये जो बायोपिक वगैरह होती है, इतिहास से रिलेटेड होती है, इनको कभी कभी आप देख लिया करो। अलाउद्दीन खिलजी और राजा जो थे वो रतन सिंह। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम है, रतन सिंह। तो यहाँ पर खिलजी तो जीत गया था, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत गया था। तो यहाँ पर रानी जो पद्मावती के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, तो वहां पर सभी ने जोहर कर लिया था, यानी अग्नि में सारी वो और उनकी जितनी भी दासियां थी, उन्होंने सामूहिक जो है अग्निकुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को जोहर बोला जाता है। तो ये क्या था, चित्तौड़ का घेराव। नाम पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन था, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह। ठीक, पानीपत का पहला युद्ध आपको बता चुके हैं 1526 ईस्वी में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर यहाँ पर जीत जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। किस युद्ध के बाद में, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें ही बाबर की विजय होती है और भारत में किसकी स्थापना कर देता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले ही साल खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में। इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसमें भी बाबर जीतता है। मतलब जितने भी बाबर के युद्ध हुए उसमें उसकी विजय ही हुई है। उसके बाद आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर यहाँ पर जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध 1576, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, तो ये सारे युद्ध जो है इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। जिस पर हमने मार्क कर दिया उसको तो 110% आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? 9 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? अच्छा, चैनल क्या होता है, जैसे कि आप सीधा ऐसा समझ लो कि दो द्वीप हैं, उनके बीच में जो रास्ता है, ठीक है, जल की धारा का जो रास्ता है, ऐसे नॉर्मल रोड जो होती है वो आपका हाईवे है, एक्सप्रेस वे, वैसा है। लेकिन अगर द्वीप है, द्वीप का मतलब ये है कि कोई जमीन का एक टुकड़ा है और आसपास सब चारों तरफ जो है वो महासागर है, चारों तरफ महासागर है। ठीक है, महासागर के बीच में अगर कोई चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ अगर कोई जमीन का लैंड है तो उसको बोलेंगे द्वीप। ठीक है, और तीन ओर से घिरा होता है तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। चलो, तो यहाँ पर बोला गया है किनके किनके बीच में 9 डिग्री चैनल है, यानी 9 डिग्री चैनल एक तरीके से आप बोल सकते हो ये रास्ता है। ठीक है, जल का रास्ता। चलो, सारे चैनल्स को एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि 8 डिग्री चैनल अगर बोला जाएगा तो हम बोल देंगे ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। चलो, 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये किसके किसके बीच में है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। ठीक है, 8 और 9 मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। ये जो आपको दिख रहा होगा मिनिकॉय और लघु अंडमान, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरा पूरा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान कोई एक पूरा जगह नहीं है, अंडमान निकोबार कई सारे उसमें द्वीप समूह हैं। ठीक है, आपने मैप पर देखा होगा, ये देखो, ये इस तरीके से है, ये छोटे छोटे यहाँ पर लैंड है, छोटे छोटे यहाँ पर लैंड है और बीच में सब जो है वो आसपास सब पूरा समुद्र है। ठीक है, तो उसमें जो है कई सारे जो द्वीप हैं उनका अलग अलग नाम है। तो उसमें से एक मिनिकॉय है। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। अब उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद में दक्कन पास, तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु है और ये आपका श्रीलंका है, तो इसके बीच में जो है वो मन्नार की खाड़ी है। अब उसके बाद में आपका जो है वो पाक जल संधि। ठीक है, ये क्या है, पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, यानी यहीं पर जहां पर ये मन्नार की खाड़ी है यहीं पर आपका पाक जल संधि है। कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो आप बोलोगे पाक जल संधि। ठीक है, अब यहां से कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई पाकिस्तान है तो पाक, ऐसा नहीं है,
ये ध्यान रखना है, इसका नाम ही है पाक जल संधि, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दोनों को लोकेशन आप मान सकते हो कि एक ही जगह पर है। ये भारत का तमिलनाडु मतलब नीचे का, और ये आपका श्रीलंका, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, चलो कोको चैनल की बात करें तो ये आपका म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट जो है वो आप इसको 9 डिग्री 10 डिग्री, देखो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ये तीन आप ध्यान याद कर लेना। और ये आपका पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों तो सेम ही हो जाएंगे भाई, श्रीलंका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में दोनों ही है भाई, ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए। ठीक है, अब 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री ये आपको याद करना है। ठीक है, 8 डिग्री और 9 डिग्री कैसे याद रखेंगे, ये आपका मिनिकॉय मालदीव के साथ में है। 9 डिग्री जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के साथ में है। 10 डिग्री किसके साथ में है, अंडमान और निकोबार। देखो ये अंडमान और निकोबार के बीच में 10 है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। ठीक, लघु अंडमान और कार निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जैसे हमने सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए थे, वैसे ही यहाँ पर सिर्फ पोर्ट। देखो एयरपोर्ट का मतलब होता है जहां से जो आपका हवाई जहाज है वो उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है। ठीक है, और जो पोर्ट होता है यानी बंदरगाह, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बंदरगाह, जहां से समुद्री जहाज आते जाते हैं, जहां पर रुकते हैं। ठीक है, तो वो पोर्ट बोला जाता है। जैसे आपका बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वैसे ही आपका जहाजों के लिए एयरपोर्ट हो गया और समुद्री जहाजों के लिए पोर्ट हो गया यानी बंदरगाह हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कांडला बंदरगाह, जिसको अब नाम बदल दिया गया है। उसको क्या बोला जाने लगा है, दीनदयाल बंदरगाह। किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। चलो देखते हैं यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। नाम से ही आपको दिख रहा है कोलकाता, कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल। लेकिन अब इसका नाम बदला जा चुका है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब से पूछा जाएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब आपके लिए थोड़ा सा याद करने का नया कंटेंट होगा कि ये याद करना पड़ेगा भाई। कोलकाता था तब तक ये याद था कि पश्चिम बंगाल है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया है, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं पारादीप बंदरगाह। तो ये जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है वो पारादीप। उसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। अच्छा चेन्नई तो तमिलनाडु में हो गई होगा, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलब चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में तो चेन्नई है, तो इसको याद रखने की भी कोई नीड नहीं, सीधा आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कोचीन। ठीक है, कोचीन, तो कोचीन जो है वो केरल में, कोचीन केरल में। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर कर्नाटक में। अभी आपको बताया था कि मंगलोर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, कर्नाटक मंगलोर में स्थित है। और एयरपोर्ट के साथ साथ में मंगलोर जो है वो पोर्ट भी है, वो भी आपका कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। तो अगर एक पॉइंट याद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही याद रहे, और भी चीजें आपस में रिलेट होती चली जाती है, बस करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और वो चीज़ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे न्यू मंगलोर हो गया, तो ये क्या है, कर्नाटक। तो न्यू मंगलोर एयरपोर्ट भी कर्नाटक में है, और न्यू मंगलोर अगर पूछा जाएगा भाई पोर्ट बताइए यानी बंदरगाह बताइए, वो भी आपका कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट है। मरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में। ठीक है, गोवा में। चलो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ये कहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसको नवाज शेखा बंदरगाह बोल दिया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। चलो आगे बात करते हैं कांडला बंदरगाह, जो कि हम अभी आपको बता कर आए हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात आपका हो गया। उसके बाद मुंबई तो सीधा महाराष्ट्र में हो गई होगा, तो कांडला बंदरगाह ये आपका क्या कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, मुंबई का तो महाराष्ट्र में रहेगा ही रहेगा भाई, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी ही है। ऐसे ही चेन्नई जो पोर्ट है वो आपका तमिलनाडु में ही रहेगा। तो बाकी जितने इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए, सभी को एक बार जरूर से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं जो सिटी है, सिटी। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर अलग अलग रखा है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, और वहां से एक एक क्वेश्चन से आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं कि इसके अलावा आपको और कोई स्टैटिक जीके में कुछ नहीं पढ़ना। जीएस जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट कवर हो जाएगा, सिर्फ इस क्लास को कर लीजिए। और इस क्लास पर अगर
20,000 व्यूज हो जाते हैं उसके बाद में आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से जरूर शेयर करो इस क्लास को। 20,000 इस पर जैसे ही 20,000 व्यूज जैसे इस क्लास पर होते हैं वैसे ही आपको इसका पीडीएफ जो है कंप्लीट पीडीएफ जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है एज इट इज़ ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एज इट इज़ ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट भी कर सकोगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो भरपूर ये कंटेंट है जिसको आप 2 बार 3 बार पढ़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें 2-3 बार ही पढ़ोगे तब जाकर ही चीज़ें याद हो पाएंगी। तो उसके लिए इस वीडियो पर 20,000 लाइक 20,000 जो है वो व्यूज़ हो जाने चाहिए। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। गुलाबी शहर जो है वो किससे बोला गया है? और पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम मनीष भाई पटेल पर मिल जाएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, गुलाबी शहर की बात करते हैं, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को और नागपुर को। तो सीधी सी बात है भाई, गुलाबी शहर किसको बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सिटी हैं उनको क्या क्या बोला जाता है वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं गुलाबी सिटी की, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ये आपका जयपुर होता है। ठीक है, मोतियों का जो शहर है ये आपका हैदराबाद है। मोतियों का जो शहर है वो क्या है? हैदराबाद। ठीक है, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया या भारत का पीटर्सबर्ग, स्टील सिटी। ठीक है, तो स्टील का जहां पर कारखाना है, तो स्टील का कारखाना कहां पर है? ये जमशेदपुर में है। स्टील का कारखाना कहां पर है? ये जमशेदपुर में है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है, उसके बाद भारत का हॉलीवुड। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर मूवीज और फिल्म की बात हो रही है तो वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? मुंबई ही हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये भारत की वित्तीय राजधानी भी है। देखो अगर आपसे पूछ देगा कि भारत की राजधानी बताइए तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये बोल दे कि भारत की वित्तीय राजधानी पूछेगा तो वहां पर जवाब होना चाहिए मुंबई। ठीक है, मुंबई यानी महाराष्ट्र। चलो, भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं क्योंकि उधर आपका जो समुद्र है, जो अभी आपने देखा होगा कि अटैक हुआ था ताज होटल पर। ठीक है, तो वहां पर जो टेररिस्ट आए थे वो इसी मुंबई से आए थे। ठीक है, चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया से। अब यहाँ पर इसको बोला गया, इसके साथ साथ में बोला गया 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर भी इसको संज्ञा दी गई है क्योंकि जो यहाँ पर मुंबई है, जो मुंबई है वो एकदम पूरा पूरा जो है वो लैंड नहीं है। यहाँ पर छोटे 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 टापू बसे हैं, बीच में पूरा यहाँ पर क्या है? समुद्री एरिया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 7 टापुओं का नगर इसकी संज्ञा दी गई है। भारत का प्रवेश द्वार बोला गया है, भारत का हॉलीवुड है। इसके साथ साथ में भारत की वित्तीय राजधानी भी है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, मुंबई वाला ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला सबसे आसान प्रश्न बात करते हैं यहाँ पर मंदिर और घाटों का शहर। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जो कोई भी होता है वाराणसी जरूर आता है, कोई भी हो वाराणसी जरूर आता है। मंदिर और सबसे स्पेशली यहाँ पर क्या है? घाट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्लू सिटी की या सन सिटी की। तो ब्लू सिटी या सन सिटी, सन सिटी का मतलब सीधे आप समझ जाओ कि सन सिटी है, इसका मतलब है यहाँ पर गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा होगी और ये चीज़ जनरली रेगिस्तान में ज़्यादा होती है। और रेगिस्तान कहाँ पर है? तो आपका जवाब आना चाहिए राजस्थान में। और ये सिटी कौन सी हो जाएगी? जोधपुर। तो जोधपुर को ये संज्ञा दी गई है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं महलों का शहर। ठीक है, महलों का शहर। और इसके अलावा बात करते हैं सिटी ऑफ जॉय। किसकी बात करते हैं? सिटी ऑफ जॉय की। ठीक है, तो ये किसको बोला जाएगा? कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, तो ये कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। इसके अलावा अरब सागर की रानी। ठीक है, केरल का प्रवेश द्वार और मसाला शहर। ये पूरा आपका जो है वो क्या हो जाएगा? कोची, कोचीन, केरल। ठीक है, तो ये मसाला वाला मसाला शहर तो ये तो आपका अंग्रेजों के टाइम से ही फेमस है। और केरल का प्रवेश द्वार, केरल में कहाँ से एंट्री हो सकती है उसका ये संज्ञा दी गई है। और अरब सागर की रानी ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद डायमंड सिटी की बात करें और सिल्क सिटी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सूरत, गुजरात। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज सिटी। तो ऑरेंज सिटी जो है वो नागपुर। नागपुर जो है वो अपने संतरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर संतरा यानी ऑरेंज सिटी बोला जाएगा। ऑरेंज कलर वाला नहीं, यहाँ पर ये फ्रूट वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो शराब राजधानी, भारत की शराब राजधानी, जो कि आपका क्या हो जाएगा? नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक, महाराष्ट्र। विश्व का चमड़ा शहर, तो सबसे ज्यादा जो चमड़े का प्रोडक्शन है, लेदर का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर है? कानपुर में ही है। ठीक है, और लेदर के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है वो भी कहाँ पर है? कानपुर में ही है। तो कल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए लेदर औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो वो आपका कानपुर में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर उत्तर उत्तर भारत का मैनचेस्टर।
ठीक है, अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो वो अहमदाबाद होगा। भारत का मैनचेस्टर अगर बोल रहा है तो अहमदाबाद होगा। अगर उत्तर भारत का बोलेगा तो वो कानपुर होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चमड़ा कहाँ पर होता है प्रोडक्शन, कानपुर में। तो यहाँ पर विश्व का चमड़ा शहर भी उसको बोला गया है। इसके बाद बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के 3 क्वेश्चन है, याद ध्यान रखना। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। उत्तर भारत का बोला जाएगा तो फिर ये कानपुर हो जाएगा, और दक्षिण भारत का बोला जाएगा तो ये आपका कोयम्बटूर हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 3 बातें हो गई, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी। तो सीधी सी बात है, सबको पता है यहाँ पर जहाँ पर स्वर्ण मंदिर स्थित है, कहाँ पर है स्वर्ण मंदिर, तो ये आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। सिल्वर सिटी की बात करें तो ये उड़ीसा, उड़ीसा जो है जिसको सिल्वर सिटी बोला जाता है, उड़ीसा को सिल्वर सिटी बोलते हैं। भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड जो है वो किसकी संज्ञा दी गई है, शिलांग यानी मेघालय। शिलांग को जो है भारत का स्कॉटलैंड बोला गया है। आगे बात करते हैं बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या है, पूरा आईटी हब बना हुआ है, तो जितना भी टेक्निकल वाली चीजें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि इसको स्पेस सिटी बोला गया है, साइंस सिटी बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला गया, क्लियर है। इसके अलावा अगर उत्तर भारत में यही चीज बोल दी जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोलते हैं, तो वो नोएडा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हब तो आपका बेंगलुरु में है, आईटी हब। और दूसरा जो है अभी आप देख सकते हो यूपी में आपका नोएडा में है। ठीक है, उत्तर भारत का बोलेगा तो हम सीधा नोएडा लगाएंगे। उसके बाद भारत का सिलिकॉन वैली है, भारत का सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली वैसे कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया और ये आपका अमेरिका में पड़ता है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा इतना ध्यान रखना। कपूरथला पंजाब, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बागियों का शहर और पंजाब का पेरिस। ठीक है, पंजाब का पेरिस, बागियों का शहर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक और ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का शहर, प्रधानमंत्रियों का जो शहर है इसको बोलते हैं प्रयागराज, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री बने हैं वो प्रयागराज के ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको संज्ञा दे दी गई है प्रधानमंत्री का शहर। उसके बाद संगम सिटी, संगम सिटी प्रयागराज। तो जितना हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है उसको तो आपको हर हाल में ध्यान रखना है। भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा, कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु का। ठीक है, और इसके बाद गोल्डन सिटी अमृतसर हो जाएगा। सिल्वर सिटी जो है वो आपका कहाँ पर है, ये उड़ीसा में कटक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर तो बात हो गई कि अपने जो भी इंडिया में जितने भी सिटी हैं उनकी बात हो गई। अब यहाँ पर जो बात हो रही है किस देश को, अब अलग अलग देश को अलग अलग संज्ञा दी गई। जैसे भारत की सिटी को अलग अलग संज्ञा मिल रही है, वैसे देश में आपसे पूछा गया लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है भूटान को। क्या बोलते हैं, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। जैसे नील नदी का वरदान कौन है, मिस्र। तो पूरा मिस्र में भाई ये आपका मिस्र जो है वो पिरामिड से रिलेटेड है, पूछा जाएगा। सब पिरामिड जो आपके पिरामिड हैं वो 7 आश्चर्यों में से एक है। ठीक है, मिस्र के पिरामिड। तो यहाँ पर जो करता धरता जो जिस रिवर से होता है वो नील नदी ही उनकी एकमात्र जननी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन गंगा को जिस हिसाब से दर्जा दिया गया है वैसा ही आप दर्जा यहाँ पर समझ सकते हो मिस्र के लिए। तो इसको संज्ञा दे दी गई है कि नील नदी का वरदान है ये। तो भूटान की बात करते हैं, आपको बता चुके हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसको बोला जाता है। फिनलैंड जो है वो 1000 झीलों का देश है, मतलब इसमें झीलें झील है, झीलें झील है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। तो ये आपका रोम हो जाएगा जो कि इटली में स्थित है। और एड्रियाटिक की रानी जो है वेनिस, इसको अगर आप नहीं भी याद करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन 7 पहाड़ियों का जो नगर है उसको आप जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चीन का शोक वांगो नदी। चीन का शोक वांगो नदी। ठीक है, सोंगो नहीं है आपका, हवांगो नदी है। ठीक है, तो देखो कभी भी वर्ड को एग्जेक्टिव नहीं याद करना है। बार बार आपको बोलते हैं स्टैटिक जीके हो चाहे कोई भी जीके हो, वर्ड को एग्जेक्टिव नहीं याद करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा कुछ वर्ड था। ऑप्शंस दिखेंगे खुद ही आप उसमें से क्लियर कर लोगे। ठीक है, आप कोई यहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम्स में नहीं बैठ रहे हो जहाँ पर ऐसी चीजें आएंगी ही नहीं, कि ठीक है जहाँ पर आपको दिमाग लगाना है या वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, या इंटरव्यू में नहीं बैठ रहे हो, आपके पास ऑप्शंस होंगे, बस ऑप्शंस में से आपको टिक करना है। तो चीन का शोक जो है वो आपका हांगो नदी हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश जापान। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश जापान, सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। सफेद हाथियों का देश जो है वो आपका क्या हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, संसार की छत पामीर का पठार। ठीक है, तो सबसे बड़ा पठार है, और पठार का मतलब क्या होता है, देखो एक होती है लैंड, ये इस तरीके से लैंड हो गई। अब जो देखो लैंड इस तरीके से हो गई, उसके बाद में देखो पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ ऐसे हो गया। लैंड देखो जमीन पर एक फ्लैट चीज हो गई लैंड, ये हो गया पहाड़। तो लैंड और पहाड़ के बीच का एक होता है पठार, यानी जो लैंड से थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, और पहाड़ से, पहाड़ का क्या होता है, नुकीला होता है सरफेस, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर उठा हुआ है इस तरीके से, टापू के तरीके का।
ठीक है, तो ये आपका बोला जाता है पहाड़। यानी जो बेसिक लैंड है उससे जमीन ऊपर उठी हुई है और उसका जो फ्लैट है, ऊपर जो सतह है वो एकदम बिल्कुल फ्लैट है। और पहाड़ में क्या होता है, ये इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है और ऊपर से नुकीले होते हैं, बस ये अंतर होता है। तो ये होते हैं पठार। ठीक है, तो जो पामीर का पठार है एक्चुअल में इतना बड़ा है, इस वजह से उसको भारत संसार की छत की संज्ञा दे दी गई है। पवित्र भूमि जो है वो जेरूसलम है। ठीक है, पवित्र भूमि कौन हो जाएगी, जेरूसलम। उसके बाद आगे बात करते हैं कीवियों का शहर, ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। अच्छा, संसार का रोटी भंडार तो अमेरिका का पेरी क्षेत्र, सबसे ज्यादा जहाँ पर जो है वो अनाज का प्रोडक्शन होता है। नहरों का देश ये पाकिस्तान, इसको भी याद कर लेना, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। हेमिस जो नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, लद्दाख का, मणिपुर का। तो हेमिस जो है वो आपका लद्दाख का हो जाएगा, लद्दाख का। और ये जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। चलो सारे के सारे जो नेशनल पार्क है एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे पार्क देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन है उसको हम टिक करेंगे। ये आपका बांधवगढ़ हो गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आपको डायनासोर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि और यहाँ पर डायनासोर से रिलेटेड जीवाश्म पार्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पेंच की, कान्हा, ठीक है, कूनो, माधव, पन्ना, और ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इतने हमें ध्यान रखना है, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, पन्ना हो गया। ठीक है, और उसके बाद में सतपुड़ा हो गया। और कूनो इंपॉर्टेंट है, कूनो भी पूछा गया है एग्जाम में। चलो महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में जो है वो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में जो है वो आपको ध्यान रखना है संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा चंदौली। ठीक, तो महाराष्ट्र के ये दो आपको ध्यान रखना है। अब मणिपुर का आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, केबुल नामजाओ पार्क, ये एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ बोला जाएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क बता दीजिए, तो आप बोलोगे केबुल नामजाओ पार्क, मणिपुर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है वो केवलादेव, और केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो सलीम अली जम्मू कश्मीर में है, दाशीग्राम और, हाँ ठीक है, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सलीम अली और दाशीग्राम, ये जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख की बात करते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं, लद्दाख जो है वो भारत का एक तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा, कौन सा, हेमिस। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है सैडल पीक, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका है सैडल पीक। ठीक है, बाकी अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जिस पर हमने मार्क कर दिया उसको तो करना ही करना है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा याद रखना है आपको सैडल पीक। ठीक है, सिक्किम की बात करते हैं तो ये आपका कंचनजंगा हो गया, सिक्किम का क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। और इटांकी, ये कहाँ का है, नागालैंड का, याद रखना। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं, बेतला, झारखंड। ठीक है, तो इतने जो हमने यहाँ पर टिक किए हैं ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, हर हाल में ये नेशनल पार्क जो है वो पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य और राजधानी की। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, मनामा है, बगदाद है, बीजिंग है। चलो सारी राजधानियां एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, जकार्ता हो जाएगी। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पर सारी राजधानियां एक बार देख लेते हैं, देखिए। चलिए, भारत की जो राजधानी है वो क्या है, भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली, नई दिल्ली, रुपया। ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया, सभी लोगों को पता है। नेपाल की भी राजधानी आपको पता है, काठमांडू है, नेपाली रुपया। ठीक, थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक, थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, बैंकॉक, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, थाई बहत, क्या हो गई, थाई बहत। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल और अफगान अफगानी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई, ढाका, और इसकी जो मुद्रा है वो टका हो जाएगी। आगे भूटान की बात करते हैं तो ये राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू, और इसकी जो मुद्रा है वो निगुल्ट्रम है। ठीक है, निगुल्ट्रम। चलो श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, कोलंबो, और श्रीलंकी रुपया। चाइना, बीजिंग और युआन। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो जकार्ता, इंडोनेशिया रुपया। बहरीन, मनामा। एक बार अगर मुद्रा नहीं याद है तो लेकिन राजधानी जरूर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ब्रुनेई की जो है वो आपका हो जाएगी, ब्रुनेई की बंदरशेरी।
ब्रुनेई की बंदर शेरी बेगवान और ब्रुनेई डॉलर। बहरीन की जो है वो बहरीन दिनार। इसके बाद ईरान की बात करते हैं, तो ईरान का है तेहरान और रियाल। ईरान का तेहरान और रियाल। उसके बाद इराक की बात करते हैं तो बगदाद दिनार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ईरान और इराक की राजधानी वो तो अलग होगी होगी, लेकिन मुद्रा भी आपकी अलग अलग है। एक की रियाल है और एक की दिनार है। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखेंगे इसको। देखो यहाँ पर ना है ईरान, तो इसकी राजधानी क्या रहेगी लास्ट में, तेहरान। ठीक है, रिलेट कर सकते हो ईरान तेहरान, ईरान तेहरान। अब अब ऐसा नहीं करना है आपको कि इराक के साथ में तेहरान कर देना, नहीं, ईरान है तो तेहरान रहेगा। अब उसके बाद में नल, यहाँ पर ना और ना चल रहा है, ला आपका इधर है, तो ये आपका नल बन गया। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक लगाकर याद कर सकते हो। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन तो होता ही है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से याद किया था इसको, ईरान हो गया, तेहरान हो गया, और इसको आगे याद रखना है नल यानी रियाल वाला होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि रियाल सही है कि दिनार सही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो इराक का बगदाद हो गया, तो उसके साथ में दिनार हो गया। आगे बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की जो राजधानी वो जेरूसलम है। ठीक है, इजराइल राजधानी जेरूसलम, जिसके बारे में अभी हमने बताया था। ये आपका न्यू शेकल क्या हो जाएगा, न्यू शेकल। जापान टोक्यो येन। जॉर्डन अम्मान दिनार। ठीक है, जॉर्डन अम्मान दिनार। दिनार किसकी राजधानी है, इराक की भी है। ठीक है, इराक और दिनार सॉरी इराक और जॉर्डन की जो मुद्रा है वो सेम ही है, जो कि है दिनार। ठीक है, कंबोडिया की बात करते हैं, आपका हो जाएगा नोम्पने और कंबोडियन रियाल। उसके बाद बात करते हैं मालदीव। मालदीव की माले, ये आपका रुपया हो जाएगा, और म्यांमार की जो है वो नेपिदा और बर्मा क्यात। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। एक साथ सारी चीज़ों को याद मत करिए, सबसे पहले जो है वो पहले देश और जो राजधानी है वो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दे रखा है जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो जिम कार्बेट ये केरल में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है या उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि हम बात करें, इसके बारे में बोल चुके हैं, केबिल लामजाओ पार्क के बारे में बता चुके हैं कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में इकलौता एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ऐसे नेशनल पार्क को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये एकमात्र इकलौता तैरता हुआ पार्क है, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ यही एक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपको देखो जिम कार्बेट नेशनल पार्क ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा गया है। अब ये क्यों पूछा गया, आप सोचो एग्जाम में क्यों पूछा गया, क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट जो है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर से रामगंगा नदी बह रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब उसके बाद नंदा देवी, ये भी आपका जो पर्वत है नंदा देवी, वो भी आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ये ध्यान रखना, फूलों की घाटी, ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पर नेशनल पार्क दे रखे हैं, एक बार इनको जरूर देखिएगा। जैसे कि हेमिस वाला पूछा गया था, हेमिस वाला जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और जम्मू कश्मीर में ये दो, दाचीग्राम और ये आपका सलीम अली, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर संजय गांधी की। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। एमपी के सारे आपको पता होने चाहिए, जैसे बांधवगढ़ है, ये आपका पेंच है, कान्हा है, कूनू है, माधव, पन्ना, ठीक है, एंड सतपुड़ा। तो इतने आपको जो है वो इसमें याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और केरल का आपको ध्यान रखना है पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क भी है और साइलेंट वैली घाटी भी है। ये दोनों कहाँ पर है, केरल में ही स्थित है। और ये आपका पेरियार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केरल के ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय है, एंडीज है, आल्पस है या रॉकी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात कर रहा है, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा एडीज। ठीक है, तो एडीज हो गया। ठीक है, अब सारी पर्वतमालाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा, देखो बाइलिंगुअल भी चीजें हैं, और इस तरीके से यहाँ पर पूरा आपका आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले उत्तर सबसे ऊंचा जो है वो शिखर
यानी हाईएस्ट माउंट पीक जो कि आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। सभी लोगों को पता है सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। किसका है, हिमालय का, नेपाल में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर बात की जाए, सबसे लंबी पर्वतमाला यानी माउंटेन रेंज की बात की जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडीज हो जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे बात करते हैं सबसे ऊंची पर्वतमाला की। देखो लंबी अलग है, ऊंची अलग है। ऊंची की बात करते हैं यानी हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात करते हैं, जो कि आपका हो जाएगा हिमालय। ये एशिया में हो गया। देखो हिमालय जो है वो क्या है, सबसे ऊंचा। भाई सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी। तो अगर आप सीधा ऐसे दिमाग लगाओ कि जिस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी होगी, तो इसका मतलब है उसी पर्वत पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी होगी। ठीक है। अब लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, लंबी की बात कर रहा है, कितनी ज्यादा श्रृंखला वाली, ज्यादा लंबी, वो आपकी जो है एडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार ये क्या हो जाएगा, पामीर का पठार। पामीर का पठार, यहीं पर हमने पीछे आपको बताया था ना, दुनिया की छत इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये काफी बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो इस वजह से इसको दुनिया की छत की संज्ञा दी गई है। ठीक है। क्यों दुनिया की छत की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद बात करते हैं भारत का सबसे सॉरी विश्व का सबसे बड़ा महासागर यानी लार्जेस्ट ओशियन की बात करें, जो कि आपका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा प्रशांत यानी पैसिफिक महासागर। ठीक है। सबसे लंबा भी है, सॉरी सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे बड़ा द्वीप यानी लार्जेस्ट द्वीप की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप ये आपका हो जाएगा माजुली। ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास, ये आपका असम में स्थित है। ठीक है। असम यानी भारत में। तो जब हम यहाँ पर आपको डेल्टा वाला क्वेश्चन करवाया था, लास्ट वाली जो आपकी स्टैटिक जीके की पहली क्लास थी, उसमें हमने ये बात आपको बताई थी कि जो सबसे बड़ा द्वीप समूह बनता है, नदी द्वीप समूह, वो भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। ये बात हमने आपको बोली थी, नदी द्वीप समूह जो कि माजुली है। और पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के किनारे, तो आप बोल देना कि भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी यानी असम। ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अभी फर्क है, सबसे बड़ा द्वीप बोला जाएगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, प्रायद्वीप बोला जाएगा, देखो द्वीप का मतलब आसपास चारों तरफ पानी, प्रायद्वीप में तीन तरफ पानी। ठीक है। तो ये हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, एशिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप, तो महाद्वीप क्या हो जाएगा, एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा विश्व में लंबा बड़ा ऊंचा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। जो बेसिक था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर हम लिस्ट लेकर आना चाहते तो बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर आ सकती थी। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमें देखना है, लेवल भी यहाँ पर आपको देखकर चलना है, वरना आपका कोई यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने बुक उठाई, कोई भी बुक अगर आप उठाकर देखोगे विश्व में सबसे बड़ा लंबा ऊंचा, जहां पर अगर उस टॉपिक पर जाओगे तो लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चंस का पूरा मिलेगा। अब फिर उस क्वेश्चन में जैसे आपने स्टार्टिंग के 2 3 4 पढ़ोगे, उसके बाद आप मन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि पहले इजी दे रखे हो फिर हार्ड दे रखे हो, ऐसा ऐसा नहीं कुछ दे रखा होता है। एक लिस्ट प्रॉपर बनी हुई होती है, और जब तक चीज़ें समझ में आ रही होती है तब तक हम पढ़ते हैं, जैसे ही समझ में आना बंद हो जाता है तो सीधा खत्म, बात खत्म। ठीक है। ज़्यादातर ये ह्यूमन नेचर है, सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर मेहनत करके आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो स्मारक का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो एक तो आपका ये हो गया कि भाई पर्वत बता दीजिए, चोटी बता दीजिए सबसे बड़ी। उसके अलावा क्वेश्चन जरूर रहता है कि ये स्मारक किसने बनवाया था या फिर इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, या फिर बोला जाएगा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू करवाया था, और कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। अगर बोला जाएगा किसने कराया था निर्माण, प्रारंभ किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू करवा दिया था और अपना चले गए थे। उसके बाद में जो है वो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। चलो आगे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपके स्मारक हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम लोग बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पकड़ते हैं सबसे पहले। एक ही जगह पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक ही शासक के द्वारा कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें बनवाई गई वो एक ही जगह पर आपको दिखेगा। टेबल जो है वो कुछ ऐसा थोड़ी बनता है। देखो जब भी आप हिस्ट्री वगैरह कुछ भी पढ़ते हो तो वहाँ पर डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि उसने ये बनवाया, उसने वो बनवाया। उसके साथ साथ में और भी चीजें लिखी होती हैं कि भाई जो है उसने कुतुब मीनार का बनवाया, 2 मंजिल उसने बनवाई, और इतने सन में काम चालू कराया था और उसको बंद कर दिया, और फला फला, फिर आगे की उसके पॉइंट लिखे होंगे। अब इसमें क्या हो रहेगा कि ये पॉइंट जो आपका है कि स्मारक वाला,
वहीं पर सीमित हो गया, खत्म हो गया। आगे जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कितना भी बनवाया गया था वो सब कुछ यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। लेकिन उन सारी चीज़ों को एक टेबल पर इस तरीके से लाना, ये काम हमारा था जो हमने आपको करके दे दिया कि भाई जितने भी यहाँ पर जितने भी स्मारक हैं सब कुछ है वो हमने यहाँ पर एक टेबल में लाकर कर दिया। उसके अलावा एक शासक का जो है एक शासक के द्वारा जो भी बनवाया गया था वो एक जगह पर, ताकि उससे आप रिलेट कर पाओ। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने क्या क्या बनवाया, सबसे पहले कुतुब मीनार भी है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, ठीक है। और ये आपका जो पहली मस्जिद थी वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक, दिल्ली में। और जो कुतुब मीनार है वो भी कहाँ पर है, दिल्ली में। लेकिन जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये उसने अजमेर में बनवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इतनी चीजें बनवाई गई, क्या क्या देखो, अलाई दरवाजा, 2.5 दिन का झोपड़ा होगा तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाजा की बात होगी तो अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी अपना करवाया है वो आपका देख रहे हो पूरा का पूरा किसमें, दिल्ली में ही है। सीरी का किला है, हजार स्तंभ है और जमात खाना मस्जिद है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये आपका अलाई दरवाजा है जो आपको ध्यान रखना है, अलाई दरवाजा जो है वो ध्यान रखना है। मस्जिद के हिसाब से आप जमात खाना मस्जिद देख सकते हो, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लाल महल, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, बलबन। लाल महल जो है वो दिल्ली में है और किसके द्वारा बनवाया गया था, बलबन के द्वारा बनवाया गया था। लौह और रक्त की जो नीति थी वो कौन लेकर आया था, बलबन लेकर आया था, लौह और रक्त की नीति। अब उसी से आप दिमाग लगा सकते हो भाई, लौह और रक्त की नीति यानी रक्त क्या है, लाल है, तो उसी से हम याद रखेंगे लाल महल जो है वो दिल्ली में बलबन ने बनवाया था। क्लियर, मतलब ऐसे चीजों को रिलेट करके करते हुए चलना है, कुछ चीजें आपकी दो दो तीन तीन क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। लौ और रक्त की नींद कौन लाया था इतिहास में, तो आप बोलोगे भाई बलबन लेकर आया था, और लाल महल का निर्माण बलबन ने ही करवाया था, ठीक है। आगे अगर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े तो जामा मस्जिद जो है इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, कि बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद एक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, दिल्ली में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया था। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं आगरा का किला। आगरा का किला, अकबर। तो जब भी आगरा जाते हो ताजमहल देखते हो, उसके साथ साथ में आप आगरा का किला भी टहलते होगे, अगर नहीं टहले हो तो टहल लेना। तो ये आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा। आ से आगरा, आ से अकबर, ध्यान रखना, आ से आगरा, आ से अकबर, ठीक है। कहाँ स्थित है, आगरा ही में, आगरा में ही स्थित है। उसके बाद अकबरी महल है, तो देखो अकबर जो है वो ज्यादातर कहाँ उसने काम कर रहा है, आगरा में ही सारे के सारे ज्यादातर ज्यादातर जो काम उसने किया है वो आगरा में ही किया है। तो अकबरी महल है तो अकबर ही बनवाएगा, कहाँ पर बनवाएगा, आगरा में बनवाएगा। तो ये तो जो याद रखने वाली चीज़ें उस पर मार्क नहीं लगाएंगे कि ये तो सीधा ही याद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में जो है हमें ये ध्यान रखना है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ये इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखो जामा मस्जिद, यहीं पर उसने जामा मस्जिद का भी निर्माण किया। इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं में किसने किया था, अभी पढ़ के आए हैं, इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने। देखो इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, ये बदायूं पड़ता कहाँ पर है, ये आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। बदायूं यानी यूपी, यूपी में। अब अकबर, अकबर का मकबरा, तो भाई अपना मकबरा थोड़ी वो बनवाएगा, वो तो जो है कौन बनवाएगा, जहांगीर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं ताजमहल, ताजमहल सभी को लोगों को पता है, शाहजहां, और ये आगरा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और अगर बात करते हैं यहाँ पर लाल महल की बात करें तो ये दिल्ली में बलबन ने, महल और किले में फर्क है। जो दिल्ली का लाल किला है वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस चीज है, बस दिल्ली का लाल किला बहुत ही फेमस चीज है, क्योंकि जितने भी आप देखो प्रधानमंत्री जी जो झंडा फहराते हैं वो भी आपका दिल्ली के लाल किले पर ही फहराया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। तो ये किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल भी किसने बनवाया, शाहजहां ने। तो दो चीजें आप शाहजहां की बिल्कुल याद रखेंगे, किसने ताजमहल बनवाया और इसके साथ साथ में दिल्ली वाला जो लाल किला था उसका बनवाया। लेकिन जो लाल महल है वो बलबन ने बनवाया था, वो भी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये पूछा जाता है बीबी का मकबरा, ये बहादुर शाह जफर ने, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बहादुर शाह जफर ने। मतलब इंपॉर्टेंट तो आपके 28 के 28 हैं, लेकिन अगर 28 में से अगर आपको जो चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी है उस पर हमने मार्क कर दिया है कि ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इतना तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं मंदिर। अब देख रहे हो कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपसे करवा रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था
स्मारक का हो गया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इतिहास के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्मारक हैं जिनकी लोकेशन, ये किसने बनवाया है, ये पूछा जा रहा है। एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, कामाख्या मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा असम। असम गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर जो है वो असम गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं सारे के सारे मंदिर एक जगह पर। तो यहाँ पर बैकुंठेश्वर मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य नारायण मंदिर की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसके बाद ये आपका हो गया कामाख्या मंदिर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कामाख्या मंदिर, तो ये कहाँ पर है, असम गुवाहाटी में। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं पीछे क्वेश्चन में कि कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ पर है, ये आपका असम गुवाहाटी में स्थित है। आगे बात करते हैं, तो यहीं पर जो है वो आपका नवग्रह मंदिर भी है। नवग्रह मंदिर भी आपका यहीं पर स्थित है। और इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये आपका मोढेरा गुजरात में स्थित है। और ये आपका द्वारिकारेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है, द्वारिका छत्तीसगढ़ में। ज्वालामुखी मंदिर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विरूपाक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं सबरीमाला मंदिर की, तो ये कहाँ पर है, केरल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में। उसके बाद ये आपका कंदरिया महादेव, ठीक है, केंद्रीय नहीं है, कंदरिया। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो ये जो है वो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया और लिंगराज मंदिर दोनों के दोनों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में हजार स्तंभ मंदिर, ये आपका तेलंगाना में स्थित है। हजार स्तंभ जो मंदिर है तेलंगाना में स्थित है। और रामप्पा मंदिर ये भी आपका तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर आपको और ध्यान रखना है, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आपका तंजावुर बृहदेश्वर में स्थित है। और ये तो सभी लोगों को याद होगा कि भाई राम मंदिर जो है वो आपका अयोध्या में अभी लेटेस्ट ही बना हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इतने जो इंपॉर्टेंट थे मंदिर वो सारे के सारे हमने बता दिए। ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पर, कंदरिया महादेव कहाँ पर है, आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कामाख्या मंदिर की, जो कि आपका असम और गुवाहाटी में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और उड़ीसा का भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे की, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस की, तो कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 1 जुलाई, 11 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई, नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 जुलाई हो जाएगा। तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जून को जो है वो श्रमिक दिवस मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है। चलो इंपॉर्टेंट डे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि बात करें 1 जुलाई की, जो हमने आपको बताया कि ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 29 जुलाई की बात करें तो टाइगर डे, ये पूछा जा चुका है। 29 जुलाई टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगस्त के अगर कुछ महीनों की बात करें तो अगस्त में देखो क्या है, 7 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ में नेशनल जेवलिन डे भी मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त को जो नागासाकी और हिरोशिमा इस पर बम डाले गए थे ना, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 12 अगस्त की, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यहीं पर अगर 9 जनवरी की बात करें, 9 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय की बात होगी तो फिर 12 अगस्त हो जाएगा। ठीक, स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों को पता है। खेल दिवस ये इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त को जो है वो खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को, क्योंकि मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, तो उनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर देखिए 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 8 सितंबर जो है वो साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस। और उसके अलावा 16 सितंबर को ओजोन दिवस। और 27 सितंबर को टूरिज्म डे, 27 सितंबर टूरिज्म डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, 27 सितंबर टूरिज्म डे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 28 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 22 मार्च आता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, और एक होता है 22 मई।
ये तीन का तीनों जो है वो आपको ध्यान रखना है। देखो 22 मार्च को जो है वो क्या मनाया जाता है, 22 मार्च ये आपका होता है जल दिवस। 22 मार्च जल दिवस, ठीक। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और 22 मई की बात करें तो ये आपका हो जाएगा जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। चलो तो एक बार देख लेते हैं अप्रैल मई और जून के जितने भी डे मनाए जाते हैं उनको। देखो 7 अप्रैल को जो है वो क्या होता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, ठीक है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हो गई। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, जो कि पूछा भी जा चुका है। मलेरिया दिवस इसके जस्ट 3 दिन के बाद में मलेरिया दिवस मनाया जाता है, कब, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 मई को लेबर डे, पहले भी बता चुके हैं, 1 मई को लेबर डे। और एक आपका 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, ठीक। चलो 3 मई को जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। उसके बाद 22 मई को जो है अभी बताया था जैव विविधता दिवस पीछे, 22 मई को जैव विविधता दिवस। इसके अलावा 31 मई को क्या हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को एंटी टबैको डे, 31 मई को एंटी टबैको डे। जून की बात करते हैं तो 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून। तो तीनों आपको पता होने चाहिए। देखो जब बात हो 1 जून की, ठीक है, मई से स्टार्ट करते हैं। 1 मई की अगर बात हो तो 1 मई को मनाते हैं लेबर डे। 1 जून की बात हो मिल्क डे। और 1 जुलाई की बात हो तो डॉक्टर्स डे, ठीक। चलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस, 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को महासागर दिवस, 21 जून योग दिवस। ये ध्यान रखना 21 जून को योग दिवस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि इस पर जो है सरकार का विशेष ध्यान रहता है, जगह जगह कैंप लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा भी हो रहा है। और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो 21 जून आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये पूरा जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका क्या है, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो फिर से हम यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च के ले लेते हैं, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं। तो 9 जनवरी को क्या हो जाएगा, प्रवासी दिवस यानी एनआरआई डे। 12 जनवरी को क्या हो जाएगा, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, जो हमने पीछे भी बताया था 12 जनवरी, ठीक है, पीछे भी बताया था 12 जनवरी। अगर यहीं पर क्या होता, 12 अगस्त होता, ठीक है, क्या होता, 12 अगस्त आपका दे रखा होता तो हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, 12 अगस्त दे रखा होगा तो हम बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यहीं पर 12 जनवरी भी हमने आपको बताया था, ठीक है, वो राष्ट्रीय वाला हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ये हो गया। 15 जनवरी सेना दिवस, ठीक है, 15 जनवरी क्या हो जाएगा, आर्मी डे। उसके बाद बालिका दिवस 24 जनवरी, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी सभी लोगों को पता है, 30 जनवरी होता है शहीद दिवस। आगे बात करते हैं 2 फरवरी को, तो आपका हो जाएगा विश्व आत्मभूमि दिवस। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 4 फरवरी कैंसर दिवस, ठीक है। और आपका ध्यान रखना है 21 फरवरी को, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। मार्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 8 मार्च इंपॉर्टेंट था, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। 22 मार्च ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये जल दिवस होता है, 22 मार्च बता चुके हैं ऑलरेडी, जल दिवस होता है। एंड उसके अलावा 23 मार्च उसके जस्ट अगले दिन मौसम विज्ञान दिवस होता है। 24 मार्च जो है वो विश्व टीवी डे होता है, क्षय रोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर और 26 नवंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, ठीक है। तो 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही सारे के सारे जो है वो नवंबर दिसंबर वाले हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए अब देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने बचे हुए थे, ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अक्टूबर का क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। गांधी जयंती सभी लोगों को पता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, वैसे ही आप यहाँ पर देखो 8 अक्टूबर को जो है वो एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएन, 24 अक्टूबर, ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर एकता दिवस, ये जरूर आप ध्यान रखना,
ये जरूर ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उन्हीं की जयंती को एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पहले आप स्टैटिक जी के क्लास 1 में बता चुके हैं। ठीक है, तो एकता दिवस जो है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस डेट को विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 11 नवंबर की तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो जाएगा। ठीक है, 14 नवंबर जो है वो बाल दिवस, सभी लोगों को पता है। लेकिन इसके अलावा विश्व मधुमेह दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायबिटीज डे, 14 नवंबर को बाल दिवस तो होता ही होता है, उसके साथ में डायबिटीज डे भी होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर जो कि आपका क्या हो जाएगा, 26 नवंबर ये जो है वो संविधान दिवस हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 1 दिसंबर क्या हो जाएगा, एड्स डे। 2 दिसंबर क्या हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 4 दिसंबर जो है वो आपका नेवी डे, 4 दिसंबर। तीनों आपको पता होने चाहिए, तीनों। 15 जनवरी आर्मी डे। ठीक है, 8 अक्टूबर को हमने बताया था, 8 अक्टूबर ये आपका क्या हो जाएगा, एयरफोर्स डे। और 4 दिसंबर, 4 दिसंबर ये आपका हो गया नेवी, ये नेवी हो गया, ये एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स डे। और ये जो है वो आपका आर्मी डे हो गया। फटाफट जो है तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में आर्मी डे, नेवी डे और इसके साथ साथ में आपका एयरफोर्स डे, तीनों आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ही ये स्लाइड चेंज होती है उसके बाद अपने मन से सोच कर, याद करके, ये चीज़ क्योंकि याद होनी चाहिए। और जब आप इस स्लाइड के बंद होने के बाद यानी दूसरी स्लाइड जब आ जाएगी उसके बाद में तीनों चीज़ों को अगर आप लिखोगे तो वो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। इतना बेसिक चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं। 22 दिसंबर मैथ है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किसान दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH7 है, NH44 है, NH8 है और NH1 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो NH44 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, NH44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। भारत में क्या सबसे लंबा है, क्या सबसे ऊंचा है और क्या सबसे बड़ा है। तो अगर सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। अगर यहीं पर अगर हम लोग इनके बात करते हैं इनकी जयंती की, तो 31 अक्टूबर को जयंती इनकी मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और इनकी जो इनकी जो स्टैचू भी बनी है वो भी क्या है, इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनकी जो प्रतिमा बनाई गई है उसका भी नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है, और इनका जो जन्मदिन है उस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इनकी मूर्ति कहाँ पर है, गुजरात में अभी बनाई गई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान है। ठीक है, और अगर हम लोग यूटी की बात करें तो वो लद्दाख हो जाएगा। अगर स्टेट की बात करेंगे तो क्या है, स्टेट की बात करेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा है। और अगर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो लद्दाख हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जिला की, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा, कच्छ। काहे का, गुजरात का। भाई सबसे बड़ा की बात हो रही है ना, तो ये कच्छ हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसको हमें ध्यान रखना है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर हटा भी सकते हैं, जैसे कि आप इस चीज़ को साइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसमें ग्रामीण वाला और नॉर्मल उतना नहीं आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, इतना पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ा अगर बात किया जाएगा एरिया में, तो राजस्थान होगा। यूटी की बात की जाएगी तो वो आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर की अगर बात करें, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। तट रेखा का मतलब ये है जिसकी सीमा समुद्र के साथ में लगती है, सबसे ज्यादा किसकी, गुजरात की। ठीक है, तो सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, बुलर झील। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। पूछा जाता है बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ये सबसे बड़ी झील भी है। उसके बाद में ये मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, तो ये भी आपका क्या हो गया, बुलर झील। अच्छा, खारे पानी की जब पूछी जाएगी तो वो चिल्का झील हो जाएगी। और ये चिल्का झील है कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये कौन सी है, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी
जो कि हो जाएगी यमुना। भाई सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। किसकी है? गंगा की है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बोला जाएगा तो हो जाएगा गोदावरी। भाई दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बोला जाएगा तो वो गोदावरी हो जाएगा। सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड सबसे लंबा बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचे बांध की बात की जाएगी तो टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सबसे ऊंचे की बात की जाएगी तो वो उत्तराखंड में है। ऊंचा मतलब जहाँ पर पहाड़ वगैरह होंगे, पहाड़ वगैरह कहाँ पर है तो आप कहोगे उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा हो जाएगा जो कि है टिहरी पर। अब उसके बाद में बोला जाएगा सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, जो कि हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप ये आपका हो जाएगा मजुली, असम। पीछे इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बिहार का शोक। इसको बोलते हैं बिहार का शोक। बिहार शोक, बिहार का शोक। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाढ़ लाने का काम करता है किया जाता है बिहार में, वो इसी नदी के द्वारा किया जाता है। तो ये बिहार का शोक इसको बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सबसे लंबा राजमार्ग की, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो आपका NH 44 है। ठीक है। आगे दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा नेटवर्क वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईटेक वही है। सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है। NH 44 पर ही है। NH 44 क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे बात करते हैं सबसे बड़ी रेलवे सुरंग। रेलवे सुरंग सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, पीर पंजाल जो है वो आपका एक रेंज भी है। ठीक है। पीर पंजाल जो है वो आपका एक रेंज भी है। रेंज का मतलब ये है कि पर्वत श्रृंखला भी है। वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा लिवरपुल लिवरपुल जो है वो क्या है? हावड़ा ब्रिज। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल ये अटल सेतु। क्या हो जाएगा? अटल सेतु, जो अभी हाल ही फिलहाल में जिसका इनॉग्रेशन करवाया गया था। ठीक है। और सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो आपका क्या हो जाएगा? हुबली कर्नाटक, 1.4 किलोमीटर। ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अच्छा, ये ध्यान रखना आप लोग कि अभी तक जो सबसे फास्ट ट्रेन बनी है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत की सबसे फास्ट यही है। इसको बुलेट ट्रेन मान सकते हो, देसी बुलेट ट्रेन। ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? ये आपका थार हो जाएगा। ठीक है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी हो जाएगी? कुतुब मीनार हो जाएगी। और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था और ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। तो इतना जो हमने टिक कर दिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। ऐसा कोई भी इसमें हार्ड कठिन चीजें नहीं दे रखी हैं, ये फिलहाल इतना ध्यान रखना। सबसे लंबा राजमार्ग पूछा जाता है NH 44 है। ठीक है। इसके अलावा एक रेल मार्ग पूछ देता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर संस्थापक की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो कि कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जितने भी वंश हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर वंश लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वंश, उनके संस्थापक यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने की थी। सुसनाग वंश नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि सुसनाग वंश की स्थापना सुसनाग ने ही की है। नंद वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? महापदम नंद ने की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है गुजरात का जो गरबा है, गुजरात का नृत्य है गरबा, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है। पूछा गया किस वर्ष शामिल हुआ है, तो ये सबसे लेटेस्ट है और आपका 2023 में इसको शामिल शामिल किया गया। ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस तरीके से बन सकते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, या फिर आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। तो पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ये रही कि यूनेस्को की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें कौन कौन चीज़ों को कब शामिल किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि जैसे पूछ दिया जाएगा ये कठपुतली है, तो ये संस्कृत जो है नाट्यकला है, इसको जो है सबसे पहले 2008 में शामिल किया गया था। अच्छा, 2008 में और भी चीज़ों को शामिल किया गया, जैसे वैदिक में जो मंत्रोच्चारण की परंपरा है,
ठीक है। और ये आपका जो रामलीला है, तो ये ऑलरेडी जो है वो किस में है, अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत सूची, इसमें इनको शामिल किया जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा देखो, इनमें से हमें कुछ चीज़ों को याद करना है। कौन कौन चीज़ें हैं ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग का हो गया वो तो ध्यान रखना ही रखना है कि इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका रामलीला भी है, ठीक है, और ये आपका रामलीला हो गया, और मंत्र उच्चारण करने की जो प्रक्रिया है, उसके साथ साथ में जो कठपुतली है 2008 में इसको किया गया था। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये कालबेलिया है, कालबेलिया, तो ये आपका एक नृत्य है और कालबेलिया एक कला भी है, ठीक है। ठीक है, जो पेंटिंग जिसको बोला जाता है, ये कहाँ की है, राजस्थान की है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का लोकगीत है कालबेलिया, लोकगीत भी हो गया और आपका ये कला भी हो गई। तो ये कालबेलिया जो है, जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान का है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर निकाल कर लानी है। अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि अगला जो प्रश्न आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे नवरोज है, ये पारसियों का जो नया साल है वो नवरोज मनाया जाता है। 2016 में इसको शामिल किया गया। नवरोज क्या होता है, जैसे हम लोगों का जो न्यू ईयर बनता है, हम लोगों का जो न्यू ईयर होता है 1 जनवरी को होता है, तो वैसे ही पारसियों का, पारसी समुदाय जैसे सिख समुदाय, पारसी समुदाय, वैसे ही आपका पारसियों का जो समुदाय होता है, उनका नव वर्ष का त्यौहार जो है वो नवरोज के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, जो योग है इसको 2016 में शामिल किया गया था। योग को अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में 2016 को शामिल किया गया था, और अगले ही साल कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। ये दो जो है इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2023 में इसको शामिल किया गया, तो यहाँ पर डेट भी मतलब सन भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये याद रखना, तो ये दुर्गा पूजा कहाँ का है, तो दुर्गा पूजा जो है वो कोलकाता की है, जिसको अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। मतलब जितना हमने टिक किया है बस उतना आपको ध्यान रखना है, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। और ये जो है वो पंजाब के जंडियावाला गुरु के ठठेरे द्वारा पीतल तथा तांबे के बर्तन बनाने की जो पारंपरिक शिल्प कला है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सन नहीं पूछेगा, सन स्टार्टिंग का पूछ सकता है और लास्ट का पूछ सकता है। और ये जो चीजें हैं जो भी लेटेस्ट वाली, जैसे कुंभ मेला है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी महाकुंभ भी हुआ था, ठीक है। योग है, योग ऑलरेडी हमेशा जो है हॉट टॉपिक रहता है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो क्योंकि हमें देखना होता है ना कि करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, और इसके हिसाब से ही क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और यही तो ट्रैक होता है, यही तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है, और उसी के आसपास का ही हमें पढ़ना होता है। तो ये पूरा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से जो है क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमने राजस्थान का ये नृत्य हो गया, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बोला जाएगा कि जंडियावाला गुरु के जो शिल्प कला थी वो कहाँ की थी, पंजाब की। ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा योग का, कुंभ का, और दुर्गा पूजा, कहाँ की दुर्गा पूजा को विश्व विरासत सूची में, सांस्कृतिक अमूर्त सूची में शामिल किया गया है, तो आप बोल देना कि भाई कोलकाता की। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इतना जो हमने टिक किया है ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो टोटल हमारे पास में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कहाँ का कौन सा नृत्य है, ये सारे पता होने चाहिए, ठीक है। लोकल डांस नहीं तो आपको क्लासिकल डांस तो हर हाल में पता होने चाहिए। तो क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम की बात हो रही है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए, सारे के सारे जो क्लासिकल डांस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे भरतनाट्यम है कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथक जो है वो कहाँ का है, उत्तरी भारत का, यानी उत्तर प्रदेश का। आगे बात करते हैं, कथकली केरल, कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुर का मणिपुरी याद रहता है सभी लोगों को। मोहिनी अट्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ का है, केरल का। केरल का जो है वो मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा सतरिया, सतरिया जो है वो आपका कहाँ का हो जाएगा, असम का। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा। तो ये तो उड़ीसा हो गया, और मणिपुर, मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का उड़ीसी, तो ये सभी को पता रहता है। असम का जो है वो आपको सतरिया याद रखना है। आंध्र प्रदेश का जो है वो कुचिपुड़ी, और केरल का कथकली, भारत का कथक यानी उत्तर भारत का, यूपी का, ठीक है। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। क्लियर हो गया। तो ये इतने डांस फॉर्म तो आपको हर हाल में पता होने चाहिए। ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, सिर्फ इतने ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको जो है जरूर से आप याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है, तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक कौन है। तो तबला वाद्य यंत्र के जो प्रमुख वादक हैं ये आपको बताना है। जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जाकिर हुसैन। तबला के जो प्रमुख वादक हैं वो कौन हो जाएंगे, जाकिर हुसैन। तो इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कौन फेमस है,
या फिर बोल सकता है कि ये जो पर्सनालिटी है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिएगा, कुछ अगर चीज़ें याद रह जाती हैं तो आप जरूर से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारा डेटा नहीं लिया है यहाँ पर, वैसे तो बहुत ज़्यादा पर्सन है एक एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक दो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शहनाई की। ठीक है, शहनाई की बात करें तो ये बिस्मिल्लाह खान है। शहनाई की बात करें तो ये बिस्मिल्लाह खान है, इंपॉर्टेंट वाले पहली लाइन में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बांसुरी की बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया, ऐसे याद रखना। बांसुरी कौन है, बांसुरी कौन बजाता है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये हरि प्रसाद चौरसिया हो गया। ठीक है, गिटार गिटार की बात करते हैं तो ब्रजभूषण काबरा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं हारमोनियम ज्ञान प्रकाश घोष, हारमोनियम ज्ञान प्रकाश घोष। ठीक, और मोहन वीणा की बात करें तो ये आपका मोहन भट्ट। सीधा आपको नाम दिख रहा होगा ना, मोहन और मोहन वीणा, तो इससे रिलेट कर लेना। तबला का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जाकिर हुसैन। बाकी आप यहाँ पर धीरे धीरे 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी। अच्छा, इनमें से जो इंपॉर्टेंट था जो पूछा जाता है मेनली, वैसे तो और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, जैसे आपका ये घटम है, कंजीरा है, नादस्वरम है और मैंडोलिन है और मृदंगम है और पखावाज है, तो मतलब ये है इंपॉर्टेंट, बट उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जो पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया कि भाई आपसे तबला पूछेगा, शहनाई पूछेगा, बांसुरी पूछेगा, गिटार पूछेगा, ये हारमोनियम पूछेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा ही जाए, बट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर रख लिया। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है। अब ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, पुराना क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये बताइए, ये पुराना क्वेश्चन है। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसका वैज्ञानिक नेम बताइए, साइंटिफिक नेम बताइए, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। कौन सा, टाइगर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम को भी साथ में लिख दिया है ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उसका आंसर आप इजीली बता पाओ। सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा, तिरंगा। तो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो ये आपका सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रगान की बात करते हैं तो ये आपका जनगण मन हो गया। राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, सुजलाम सफलाम। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की, तो ये टाइगर हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मोर हो गया। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। किस पर, शक संवत पर। ठीक, राष्ट्रीय पुष्प लोटस। फल की बात करें तो ये मैंगो हो जाएगा। वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद हो गया, और जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन हो गया। विरासत पशु जो है हाथी, ये कम लोगों को पता होगा कि जो विरासत पशु है इसको क्या बोलते हैं, इसको हाथी बोलते हैं। विरासत पशु अगर पूछा जाएगा तो वो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे, आप पूछ के देखना, नहीं पता होगा। ये कौन सा है, एलिफेंट है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आजकल अब जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पूछा जाने लगा है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, वैज्ञानिक नाम जो है वो पता होना चाहिए। चलो एक बार ऐसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वैज्ञानिक नाम ना याद हो पाए, लेकिन कम से कम ये याद हो जाए कि जब ऑप्शंस दे रखे होंगे तो वहां पर हम अपना टिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर किसकी, टाइगर की। तो टाइगर का यहाँ पर पैंथरा टाइग्रिस, तो सीधा आपको दिख रहा है ना, टाइगर से आपका क्या बन जाएगा, टाइग्रिस। और वैसे भी पैंथर, पैंथर आपका टाइगर से रिलेटेड होता है, तो पैंथरा टाइग्रिस हो गया। ठीक, क्लियर हो गया, मतलब टाइगर से टाइग्रिस ऑप्शन दे रखा होगा, हम इजिली बता पाएंगे। आगे बात करते हैं मोर की। मोर का क्या हो जाएगा, पावोकिस्टेसस। क्या हो जाएगा, पावोकिस्टेसस। अब इंग्लिश में आप देखना, पीकॉक होता है, पीकॉक। ठीक है, क्या है, पीकॉक, इंग्लिश में पीकॉक है। तो यहाँ पर देखिए ना, पावो तो पी से रिलेटेड है, बन गया ना। तो थोड़ा थोड़ा आपको निमोनिक्स बनाकर चलने हैं ताकि चीजें आसान हो जाए और आपको याद हो जाए। अच्छा, उसके बाद में अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कमल की बात करते हैं। कमल का क्या हो जाएगा, कमल का हो गया न्यूसीफेरा। ठीक है, कमल का न्यूसीफेरा, तो नीलंबो न्यूसीफेरा। तो कमल का हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, लोटस है। ठीक है, लोटस, एल ओ, तो नीलंबो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर और भी कोई भी ट्रिक यहाँ पर आप बना लीजिएगा, उस हिसाब से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नीलंबो न्यूसीफेरा। और उसके बाद में आम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आम का तो आसान है कि मैंगो होता है, तो यहाँ पर आपका मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो से मैंगीफेरा इंडिका, समझ में आ रहा है। जैसे टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस हो गया, वैसे ही आम का क्या हो जाएगा, मैंगोफेरा इंडिका। बरगद की बात करते हैं तो बरगद का आपका होता है फाइकस। फाइकस से इसको याद रखेंगे। फाइकस का एक ट्री होता है, पेड़, जो अक्सर पार्क वगैरह में आप ज़्यादातर जो पेड़ देखते होगे,
जो अच्छा पेड़ एकदम पूरा इस तरीके से छोटी छोटी उसमें पत्तियां होती हैं और उसको जिस भी शेप में बना दो, बहुत जगह कई बार हाथी का शेप दे दिया गया, डायनासोर का शेप दे दिया गया, तो वो कौन सा पेड़ होता है? फाइकस ही होता है। ठीक है, उससे याद रखेंगे कि इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं और लगातार इसकी कटिंग की जाती है। ठीक है, तो पार्क वगैरह में सबसे ज़्यादा पेड़ जो है वो यही यूज होता है। याद रखेंगे इसको कि बरगद का जो पेड़ होगा उसको किससे याद रखेंगे? फाइकस से याद रखेंगे। ठीक है, और वैसे भी आगे अगर आप देखोगे तो बनियान दे रखा है। ठीक है, बनियान ट्री, तो आप बी से यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको रिलेशन नहीं मिलेगा, बट ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। हालांकि हमने जो बरगद को फाइकस के तरीके से याद रखा कराया था वही हम आपको बता रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हमने जिस तरीके से याद करी है और जो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, पूरे एक्सपीरियंस हम यहाँ पर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ पर ला रहे हैं। जितना भी आपका स्टैटिक जीके का हो गया या जीके को हो गया, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, हर एक चीज़। ठीक है, तो कंप्लीट आपको जो निचोड़ है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है वो एक लेवल का कंटेंट है। ठीक है, और यही नहीं, सिर्फ हम कंटेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, जितना कम से कम हो सकता है, कम से कम आपको मेहनत करनी पड़े, कम से कम जो है आपको याद करना पड़े, वो सब कुछ किया जा रहा है यहीं पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ला रहे हैं, उसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को हम ला भी रहे हैं, उसके साथ साथ में उसको कैटेगरीज भी कर रहे हैं और उसको कैसे याद कर सकते हो ये भी बता रहे हैं। इसके साथ साथ में जो हम कंटेंट लाए हैं उसमें क्या आप छोड़ सकते हो ये भी चीज़ आपको हम बता रहे हैं, कि अगर नहीं भी कर पा रहे हो, सोच रहे हो कि भाई थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, इतना इतना तो जरूर ही कर लेना। ठीक है, तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए चल रही है तो इतना काम जरूर करना भाई। 20K इस पर व्यू जरूर हो जाने चाहिए। 20K व्यू जैसे ही होगा तुरंत आपको, तुरंत ये कंप्लीट जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो कंप्लीट है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आराम से बैठ कर इसका चाहे प्रिंट आउट निकाल लेना, चाहे आप कुछ करना। ठीक है, और बार बार क्विक रिवीजन आपका करते रहना एग्जाम तक। ठीक है, अब इस क्लास के बाद में आपको स्टैटिक जीके के लिए कोई अलग से ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अगर स्टैटिक जीके की और भी क्लास आएगी तो जो आप कंटेंट देखोगे वो यही कंटेंट रहेगा, बस उसको रिवाइज कराने का काम किया जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर डॉल्फिन की। तो प्लेनेटिस्टा गंगेटिका। ठीक है, तो सीधा हम लोग याद रखेंगे, जैसे डॉल्फिन है तो गंगेटिक डॉल्फिन होती है, गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, यानी गंगा की डॉल्फिन उसी को माना जाता है, तो इस हिसाब से गंगा यानी गंगेटिका। ठीक है, इससे ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। अच्छा, हाथी की बात करें तो सीधा इसमें लिखा हुआ है एलिफास, यानी एलिफेंट से आपका एलिफास हो जाएगा, एलिफास इंडिकस। तो जितने भी यहाँ पर राष्ट्रीय वाले थे उनके साइंटिफिक नेम आजकल पूछे जा रहे हैं, वो हमें पता होने चाहिए। देखो, जब आपके पास ऑप्शंस दे रखे होते हैं तो वहां पर भाई अगर थोड़ी सी भी चीज़ हमें पता चल जाएगी तो हम सीधा अपना आंसर निकाल पाएंगे। आप इंटरव्यू में नहीं बैठे हो कि आपको पूरा पूरा नाम याद रखना है, बार बार आपसे बोल रहे हैं कि अगर उस चक्कर में रहोगे तो आपको कुछ नहीं याद होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, सभी का दिमाग लगभग सेम होता है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बस यही है कि अगर तुम पूरा पूरा नाम याद करने के चक्कर में पड़े हो तो फिर आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, बस वहीं पर अटके हो कि भाई यही नहीं याद हो रहा है तो हम आगे क्या बढ़ें। बट वहीं पर जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो लगाता है वो सीधा क्या करता है कि भाई थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लेगा कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ है, और जाकर एग्जाम में आपसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर देगा। ठीक है, तो बस यही फ़र्क होता है, वो फ़र्क हम यहाँ पर कम करने के लिए आए हैं। चलो आगे बात करते हैं ओणम त्यौहार की। आगे बात करते हैं ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में और असम में ओणम त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपका पास जो राइट आंसर हो जाएगा, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक, चलिए, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो त्यौहार हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिए, कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखो, मकर संक्रांति जो है वो उत्तर भारत में मनाई जाती है, मकर संक्रांति के टाइम पर ही आप पतंग उड़ाते हो। वैसाखी की बात करें तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है, ये आपका इधर पंजाब में जितना भी सिख लोग हैं तो यहाँ पर वैसाखी हो गई। अब लोहड़ी और गुरु पर्व ये तो आपका सिखों से रिलेटेड है जो कि पंजाब में ही मनाया जाएगा। बिहू और माजुली की बात करें तो ये असम में हो गया। भाई असम में क्या है? बिहू। आगे गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जो है वो गुड़ी पड़वा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम की बात करें तो ये आपका केरल में हो गया, इंपॉर्टेंट है। पोगल जो है तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे विशु की बात करें तो ये आपका केरल और कर्नाटक दोनों में, क्योंकि पास पास में है। और उगादी, उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा की। तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि 2021 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, 2021 में इसको शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं खर्ची पूजा, जो कि किस में है? त्रिपुरा में। तेलंगाना में बाथुकम्मा और बोनालू। बोनालू आपसे पूछा जाता है, बोनालू जो है पूछा जाता है कहाँ का है? तेलंगाना का। लोसार जो है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख।
और गढ़सोर जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान का। और इसके अलावा अगर हम लोग हार्नबिल की बात करें तो ये नागालैंड इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र का, गुड़ी पड़वा जो है वो भी महाराष्ट्र का है, और इसके साथ साथ में गणेश चतुर्थी जो है वो भारी संख्या में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी को। पूरा विसर्जन वगैरह होता है बहुत बढ़िया धूमधाम तरीके से। जैसे आपका ये मान के चलो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में जिस हिसाब से मनाया जाता है, उसी हिसाब से जो है छठ पूजा जो है आपका बिहार और झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। होली पूरे भारत में और दीपावली जो है वो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें थे जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन था ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो ये आपका हो जाएगा केरल का। ठीक है, तो इंग्लिश वाले अगर बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि भाई सर जो है इंग्लिश में हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो उनके लिए ये आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर मकर संक्रांति की, नॉर्थ इंडिया में हो गया। वैसाखी की पंजाब और हरियाणा में हो गया। बिहू जो है असम में हो गया। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में हो गया। इसके साथ साथ में जो है गुड़ी पड़वा के साथ साथ में गणेश चतुर्थी जो है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, ओणम जो है वो आपका कहाँ पर है, केरल में है। पोगल जो है वो आपका तमिलनाडु में होगा। विशु जो है वो केरला में हो गया। ठीक है, उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश में, उगादी आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल में 2021 में इसको शामिल किया गया था, वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा। ठीक है, तो कंप्लीट 1 से 2 बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से चीजें जो हैं वो याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो 2 बार हम इसको बता चुके हैं। अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, बिहार झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में या पंजाब में। तो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर है कि ये बिहार और झारखंड में बहुत ही धूमधाम से जो छठ पूजा का त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो एक साथ में अगर दो दो क्वेश्चन हो जाएंगे तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा, मतलब जितना पढ़ रहे हैं उतना हमें याद भी हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है राज तरंगी के लेखक कौन है? राज तरंगी के लेखक, तो इतिहास में जितनी रचनाएं दे रखी हैं इतिहास की या लेटेस्ट जो भी हैं उस वो पूछ दी जाती हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा, मॉडर्न वाली कम पूछी जाती है क्योंकि मॉडर्न वाली में वो करंट अफेयर का पोर्शन हो जाता है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। तो जो हमारे पास में इतिहास की रचनाएं हैं उनको हमें पता होना चाहिए। जैसे राज तरंगड़ी है, ये वेद व्यास की है, कालिदास की है, कल्हड़ की या चाणक्य की? तो राज तरंगी जो है वो चाणक्य की रचना है। किसकी है? राज तरंगी कल्हड़ की। राज तरंगी जो है वो कल्हड़ की जो है वो रचना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर पुस्तकें और उनके लेखक लिखे हुए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर कंटेंट आपके सामने लेकर आए हैं, देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर महाभारत और भगवत गीता की, महाभारत और भगवत गीता की बात करें तो इसको किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की है। उसके बाद मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें भारवी, ये किसकी है? किराता जुनियम की है, किराता जुनियम की। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की जो है आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम। कलहड़ की जो है वो क्या है? राजतरंगिणी, अभी हमने बताया कलहड़ की। बाणभट्ट की जो है वो कादम्बरी, बाणभट्ट की जो है कादम्बरी। ठीक है, वात्स्यायन की जो है वो कामसूत्र है, पूछी गई एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अमर सिंह की अमरकोश याद कर सकते हो। शूद्रक, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। इसके अलावा अगर आप और देखो, अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की, चाणक्य की अर्थशास्त्र। तो जिस पर हम टिक कर रहे हैं उसको तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आगे कालिदास की बात करें तो ये आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, और उसके बाद और क्या याद रखेंगे? ऋतु संहार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया, और रघुवंशम मेघदूत, ये चार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो कालिदास की जो है हमें इतनी इतनी रचनाएं पता होनी चाहिए। आगे अगर हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर नाट्यशास्त्र, भरत मुनि पूछा जाता है। नाट्यशास्त्र जो रचना है वो किसकी है? गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव बहुत इंपॉर्टेंट। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की जो है वो कौन कौन रचनाएं हैं? नागानंद, रत्नावली और हर्षचरित। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गुलबदन बेगम की जो है वो रचना कौन सी है? हुमायूंनामा। इससे जो है इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है, हालांकि स्टार्टिंग का जो मुगल काल था उसके बारे में।
ठीक है। सूरदास की जो रचना थी सूर सागर और साहित्य लहरी। रसखान की जो है वो प्रेम वाटिका। कबीरदास की बीजक साकी बीजक शबद, साकी शबद रामायणी, साकी शबद रामायणी। और इसका जो संकलन था वो बीजक के रूप में हुआ है। साकी शबद रामायणी 3 था और इसका संग्रहण संकलन जो है वो बीजक, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, बीजक है। ठीक है। इसके बाद पद्मावत इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है। और अकबरनामा और आईने अकबरी ये किसकी है, अब्दुल फजल की। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है वो गीतांजलि, बार बार आपको बोल रहे हैं गीतांजलि पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि पर इनको नोबेल प्राइज मिला था और ये भारत के पहले पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। और फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज सीवी रमन को मिला था। ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज हम बता चुके हैं आपको स्टैटिक जीके की पहली जो मैराथन हुई थी उसमें। आगे बात करते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी हो गया, लहर, आंसू हो गया, ध्रुव सामनी हो गया। ठीक है। इसके अलावा हमें तितली भी याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, ये तो आपका हिंदी की रचनाएं हो गई। इसके अलावा ठीक है, ये आपकी हिंदी की रचना हो गई। ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर टिक किया है 110% आप इनको जरूर याद कर लीजिए, जितना हमने टिक किया है। वेद व्यास हो गया, पारडी हो गया, ये आपका अष्टाध्यायी, विशाख दत्त ये हो गया मुद्रा राक्षस, भारवी की किरातार्जुन नियम, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम बिल्कुल क्लियर है, याद ही रहेगा क्योंकि आर्यभट्ट और इधर भी आर्यभट्ट दे रखा है। बाणभट्ट की कादम्बरी, वात्स्यायन की कामसूत्र। ठीक है। शूद्रक की मच्छरम गट्टिका, चाणक्य की जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इतनी जो हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, हर हाल में आपको ये चीज रट लेनी है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अभी अगर एमसीआरई में आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो क्या आगे के कोई एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ये मोस्ट सिलेक्टेड कंटेंट है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका दे रखा है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। एक क्वेश्चन मुख्यालय का जरूर आता है कि भाई ये संस्था है और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। नाटो का जो मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जितने भी मुख्यालय हैं वो सारे के सारे लो एक जगह पर प्रोवाइड कर दिए। अब इनमें इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कोई नहीं बोल सकता कि भाई क्या ही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हाँ, जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, जिसका करंट का मुद्दा बना हुआ है, उसके पूछने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। जैसे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग यानी नीदरलैंड में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। यहीं पर आपका डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड व्यापार हो गया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ उसका भी कहाँ पर है, जिनेवा में ही स्थित है। ठीक है। डब्ल्यूएचओ का भी जिनेवा में ही स्थित है। आगे बात करते हैं एडीबी, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है वो यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फिलीपींस मनीला में है। ठीक है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये संघाई में है, न्यू डेवलपमेंट संघाई में है। ठीक है। और पेट्रोलियम का यानी ओपेक, ओपेक का पूछा जाता है। ओपेक का वियना जो है ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का वियना और ऑस्ट्रिया यानी वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है। सार्क का पूछा जाता है भाई, सार्क का लास्ट क्लास में भी हमने सार्क का आपको बताया था। सार्क का जो है वो कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू में। ठीक है। बिम्स्टेक का कहाँ पर है, ढाका। ये ध्यान रखना क्योंकि ये हमारे आसपास के कंट्री में ही है। बिम्स्टेक का कहाँ पर है, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी में। ठीक है। इसके बाद आगे ध्यान रखेंगे यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स बेल्जियम। अच्छा, इसके अलावा हमने नाटो का भी आपको बताया था, यहीं पर ही है नाटो। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, यहीं पर है। और इसके बाद संघाई सहयोग, ये आपका कहाँ पर है, बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन कहाँ पर है, बीजिंग में। संघाई जो शहर है वो कहाँ का है, चीन का है ना। तो फिर इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा, चीन में ही होगा यानी बीजिंग में है। ठीक है। अब ये ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल लंदन, राष्ट्रमंडल जरूर याद रखना लंदन। और इंटरपोल, इंटरपोल का कहाँ पर है, फ्रांस। ठीक है। राष्ट्रमंडल कहाँ पर हो जाएगा, लंदन में। और इंटरपोल जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक। चलो अब थोड़ा और इधर देख लेते हैं। एफओ, एफएओ यानी ये आपका फूड से रिलेटेड जो भी है, जैसे यहाँ व्यापार से रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डब्ल्यूटीओ, हेल्थ से रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डब्ल्यूएचओ, वैसे ही आपका यहाँ पर फूड से रिलेटेड है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, रोम इटली में। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं आगे विश्व बैंक की, विश्व बैंक जो है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के अलावा जो है वो आपका मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आपका वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। यानी बैंक वाला हमने बताया था, इंपॉर्टेंट जो बैंक वाला रहता है वो ज्यादातर यूएसए में स्थित है। लेकिन अब बैंक वाला में आप यहाँ पर ये दो चीजें नोट कर सकते हो, ये आपका एसीआई हो गया, एडीबी बैंक हो गया, इसके बाद आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक। चलिए
अब देखो श्रम वाला कहाँ पर है, जिनेवा। देखो जैसे आपका हेल्थ का है, जैसे हेल्थ का है, व्यापार का है, वैसे ही श्रम संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि कहाँ पर है, जिनेवा में। स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, जो कि बता चुके हैं, ये आपका कहाँ पर है, जिनेवा में। ठीक है। डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएलओ हो गया, ये सारे के सारे कहाँ पर है, जिनेवा में है। यूनेस्को का कहाँ पर है, फ्रांस पेरिस में। यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस और पेरिस में। ठीक है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये आपका नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो आपका कहाँ पर है, नैरोबी। ठीक है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूनिसेफ, यूनिसेफ कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। और अरब लीग, अरब लीग की बात करें, अरब लीग, तो ये आपका हो जाएगा काहिरा, यानी मिस्र की राजधानी काहिरा में। इसके अलावा और भी आपके दे रखे हैं, जैसे डब्ल्यू है, जिनेवा में है, और ITU है जो दूरसंचार सेवा, जैसे आपका जो दूरसंचार सेवा में कौन कौन आता है, जैसे BSNL है, वोडा है, एयरटेल, ये इंडियन लेवल पर है। ये कंपनियां हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, जैसे ट्राया है यहाँ पर इंडिया में, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ITO यानी कि जिनेवा। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। और इसी के साथ ही ये जो आपकी क्लास होती है ये कंप्लीट होती है। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर आप लोग हमें जरूर बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ये है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विरासत पशु, भारत का जो विरासत पशु है वो कौन सा है, भारत का विरासत पशु कौन सा है। ठीक। प्रश्न नंबर 2, जितना हमने पढ़ाया है उसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर पूछेंगे, जितना हमने आपको पढ़ाया है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में ये है कि बताइए, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपको बताना है, टाइगर का साइंटिफिक नेम, टाइगर का वैज्ञानिक नाम। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं, इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जैसे ही 20,000 व्यूज हो जाते हैं तो इस क्लास का कंप्लीट PDF जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और नॉन टेक्निकल आप, तो क्लास खत्म करने से पहले एक बार आपको फिर से बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, हालांकि आज की डेट में तो ऐसा हो गया है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें नॉन टेक्निकल ना पूछा जाए, धीरे धीरे उसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपको उसको सीरियस लेना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टेक्निकल पढ़कर गए और आपका सिलेक्शन हो जाए, वो टाइम अब नहीं रहा है, आपको नॉन टेक्निकल को भी टाइम देना पड़ेगा। अब इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है। देखो एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि आप डेली 4 घंटे 5 घंटे इसका टाइम दो, आपको इसमें थोड़ा सा पहले से टाइम देना पड़ेगा, एग्जाम से थोड़ा पहले से टाइम देना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है, हालांकि MCRE के लिए टाइम कम है, उसके लिए हम प्रॉपर खुद से मेहनत कर रहे हैं, और जो पूरा कंटेंट है वो हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, स्टैटिक GK का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, लेकिन जो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके तैयारी के लिए अभी से आपको पूरी अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। नॉन टेक्निकल में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, GK GS में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री भी आपकी 3 है, एशियंट है, मिडिवल है, और मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, तो इसमें भी इतना आपका है। उसके बाद कंप्यूटर हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स हो गया, जो कि आपको देखकर ही डर लगता होगा, उसको भी हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, ये सब कुछ आपको कवर करना है, तो इसके लिए ये चीज़ पहले से ही आप पकड़ लो, और धीरे 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 एक एक दो दो क्लास डेली अगर आप करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और नॉन टेक्निकल आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच है, मिलेगा कहाँ से आपको, प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर आप बहुत कम भी पढ़ रहे हो तब भी ये पूरा बैच आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 15 महीने की वैलिडिटी दी गई है। इन 15 महीनों में ये पूरा बैच आप 2 बार खत्म कर सकते हो, और रिवीजन भी करोगे। सारी की सारी आपको जो क्लास नोट्स PDF है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी जैसे ही आपका बैच खत्म होगा, मतलब लाइफ टाइम तक आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब ये जो क्लास नोट्स दिया जाएगा वो लाइफ टाइम तक रहेगा। और जो वीडियोस की बात करें, ये आपके पास में 15 महीने तक अवेलेबल रहेंगी, कितनी भी बार उनको आप देख सकते हो। अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो तो उसके लिए आप सिलेक्शन बैच से जुड़ जाइए, बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये जो हमारा नॉन टेक्निकल वाला बैच है वो बैच इसमें आपको फ्री दिया जाएगा।
यानी सिलेक्शन बैच में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको टेक्निकल भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। और इस प्राइस पर आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, जहां पर आप सारी चीज़ों को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव करके प्रिंट आउट भी कर सकते हो। तो देर मत करिए, इसमें जुड़ जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आपके पास में ये नंबर है। जो क्वेश्चन हमने पूछे उन क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसी के साथ ही हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मैराथन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।